हेलो फ्रेंड्स, तो हम नीरो के एमसीक्यूज कर रहे थे डबल ए नोट्स से नीरो एनाटमी के। तो 385 तक हमने कर लिए थे। आज 386 से स्टार्ट करेंगे। इन स्टेरोग्नोसिस ऑन राइट साइड ब्रेन एरिया इन्वॉल्व इज। अब राइट साइड ऑफ ब्रेन का एरिया इन्वॉल्व है और स्टेरोग्नोसिस हो चुका है। तो इसमें ये पूछना चाह रहा है कि स्टेरोग्नोसिस में ब्रेन का राइट साइड तो इन्वॉल्व है, लेकिन कौन सा राइट साइड? राइट साइड ऑफ पैराइटल लोब। तो राइट साइड ऑफ पैराइटल लोब जब इन्वॉल्व होता है तो फिर क्या होता है? स्टेरोग्नोसिस। फिर है साइनस प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ सैजिटल साइनस। सैजिटल साइनस के जंक्शन पे और टेंटोरियम सेरेब्राई। तो सैजिटल साइनस एंड टेंटोरियम सेरेब्राई के जंक्शन पे जो साइनस प्रेजेंट होता है उसका नाम है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। ये रट्टे वाली चीज़ है। अ गर्ल प्रेजेंट विद नॉन रेस्टिंग ट्रेमर्स लीजन इज। अब नॉन रेस्टिंग ट्रेमर किसको बोलते हैं? इंटेंशनल ट्रेमर्स को। तो वो कहाँ पे होते हैं? सेरिबेलम में। और रेस्टिंग ट्रेमर के जो लीजन थे वो कहाँ पे होते थे? सब्सटेंशिया नाइग्रा का जब डैमेज होगा तो उसकी वजह से रेस्टिंग ट्रेमर होता है। लेकिन अगर सेरिबेलम में लीजन होगा, डैमेज होगा, तो क्या होंगे? इंटेंशनल ट्रेमर्स होंगे। अफरेंट फाइबर्स फ्रॉम पोंटो सेरिबेलर आर्टरी। अफरेंट फाइबर्स फ्रॉम पोंटो सेरिबेलर कैरी इम्पल्स फ्रॉम। तो पोंटो सेरिबेलर जो होते हैं फाइबर्स जो पोन से सेरिबेलम के पास जाते हैं, तो उनके लिए अफरेंट फाइबर्स कहाँ से आ रहे होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। सी है इसका आंसर। फिर देखें पेशेंट प्रेजेंट विद आर्गाइल रायबर्टसन प्यूपिल लीजन इज इन। अब आर्गाइल रायबर्टसन प्यूपिल का दूसरा नाम होता है प्रोस्टिट्यूट्स प्यूपिल भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये पहले ज़माने में सबसे पहले डिस्कवर किया गया ये कंडीशन किसमें? प्रोस्टिट्यूट्स में। अब प्रोस्टिट्यूट्स में ये कंडीशन क्यों होता था? प्रोस्टिट्यूट्स में एक डिजीज़ होता है सेफेलस, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब सेफेलस का जो हमारे पास थर्ड स्टेज होता है जिसमें न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरोसेफेलस। अब न्यूरोसेफेलस वाला स्टेज जब पहुंच जाता है तो उसमें क्या होता है? आई बाल भी अफेक्ट होता है, आई के नर्व्स भी अफेक्ट होते हैं, तो उसमें ब्रेन भी डैमेज होता है। तो उसमें हमारे पास एकोमोडेशन तो इंटैक्ट होता है, लेकिन लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। तो आर्गाइल रायबर्टसन प्यूपिल या प्रोस्टिट्यूट्स प्यूपिल क्या होता है? जिसमें एकोमोडेशन इंटैक्ट होता है, मतलब नज़दीक वाली चीज़ों के ऊपर जब फोकस करना होता है तो उस वक्त प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट भी होते हैं, कन्वर्ज भी होता है आई बाल, और लेंस की कर्वेचर भी चेंज होती है। लेकिन जब लाइट डालेंगे तो उसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्शन नहीं होगी प्यूपिल के अंदर, तो उसको फिर नाम देते हैं, मतलब लाइट रिफ्लेक्स उसका अब्सेंट है लेकिन एकोमोडेशन इंटैक्ट है। तो इस कंडीशन को कहते हैं आर्गाइल रायबर्टसन प्यूपिल या प्रोस्टिट्यूट्स प्यूपिल। और ये ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स में होता था, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट्स में सेफेलस होता था, और सेफेलस का तीसरा स्टेज न्यूरोसेफेलस, उसमें हमारे पास क्या होता है? ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है। और आर्गाइल रायबर्टसन क्या है? साइंटिस्ट का नाम था जिसने डिस्कवर किया था। आजकल सेफेलस हमारे पास क्या है? तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट आ गई है। इसके लिए हम लोग पेनिसिलिन दे देते हैं, पेनिसिलिन की मदद से ईजिली सेफेलस ख़त्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं आर्गाइल रायबर्टसन प्यूपिल या प्रोस्टिट्यूट प्यूपिल। किसको कहते हैं? जिसमें हमारे पास प्यूपिल्स एकोमोडेशन प्यूपिल्स में होता है, लेकिन प्यूपिल्स की लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो चुकी होती है। और कौन सा एरिया ब्रेन का इसमें डैमेज हुआ होता है इस कंडीशन में? प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्रीटेक्टल। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू कैवर्नस साइनस काज्ड बाय। कैवर्नस साइनस ब्रेन में आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है, एक राइट साइड पे, एक पिट्यूटरी ग्लैंड के लेफ्ट साइड पे। तो उसके पास हमारे पास ब्लड जा रहा होता है, कैवर्नस साइनस के पास कौन ले जा रहा होता है? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आई बाल से ब्लड को, वीनस ब्लड को ले जाता है कैवर्नस साइनस के पास। तो वहाँ से अगर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा कैवर्नस साइनस को। तो इसका आंसर है बी। फिर है पेशेंट हैज़ कैवर्नस साइनस। अब पेशेंट को कैवर्नस साइनस है, थ्रोम्बोसिस हो चुकी है, कैवर्नस साइनस के अंदर थ्रोम्बोसिस हो चुकी है। फर्स्ट साइन क्या होगी? लॉस ऑफ एब्डक्शन, क्योंकि कैवर्नस साइनस में आपको पता है कि वहाँ से एब्ड्यूसेंट नर्व भी पास हो रहा है। तो जब कैवर्नस साइनस की थ्रोम्बोसिस होती है, सबसे पहले वही एब्ड्यूसेंट नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व डैमेज होगा। जब वो डैमेज होगा तो क्या होगा? उसका फंक्शन क्या था? आई बाल की एब्डक्शन करवाना, आई बाल को लेटरली मूव करवाना, तो वो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ एब्डक्शन।
क्वेनस साइनस की इन्फेक्शन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन की वजह से हो रहा है। क्वेनस साइनस की थ्रोम्बोसिस वो भी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से अगर क्लाट वगैरह चला जाए, वहीं से हमारे पास फिर क्लाट जाता है क्वेनस साइनस में, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होती है। क्वेनस साइनस अफेक्ट abducent nerve, so abduction of eye will be affected. चाइल्ड विथ फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल बॉसिंग। अब एक चाइल्ड है, उसका फ्रंटल एरिया भी बॉस, उसका आउटर मतलब निकला हुआ है, सूजा हुआ है स्कल, और ऑक्सीपिटल वाला एरिया भी निकला हुआ है, बॉसिंग हुई है, ड्यू टू प्री मैच्योर या अर्ली क्लोजर ऑफ विच सूचर, सैजिटल सूचर। अब कल हमने एक एमसीक्यूज पढ़ा था कि सैजिटल सूचर की अगर प्री मैच्योर या अर्ली क्लोजर होगी तो एक कंडीशन होगा जिसको हम नाम दे देते हैं स्कैफोसेफली। उसी स्कैफोसेफली में क्या था, उसमें राइट टू लेफ्ट जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ हेड बढ़ना था, स्कल बढ़ना था, वो नहीं बढ़ पाता, और नैरो बूट शेप्ड हेड होता है, तो उसमें फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल बॉसिंग भी होती है स्कैफोसेफली में। ठीक है, वही बात ये पूछ रहे हैं, और ये सैजिटल सूचर के क्लोजर की वजह से हो रहा था। सैकेड्स आर कंट्रोल बाय, कल मैंने आपको बताया था कि सैकेड्स इनवॉलंटरी आई के मूवमेंट्स होते हैं, बंदा फोकस नहीं कर पाता अपने फिक्सेशन पॉइंट के ऊपर, तो उसके फिक्सेशन पॉइंट के इर्द गिर्द बंदे की आई बाल हमारे पास मूवमेंट करती रहती हैं, दोनों आई बाल, तो उसको सैकेड्स कह रहे थे। तो वो सेरिबेलर लीजन की वजह से होता है या सुपीरियर कॉर्टिकुलस के लीजन की वजह से, यहाँ पे सेरिबेलम। acute and severe डैमेज ऑफ स्पाइनल कार्ड। अब अगर स्पाइनल कार्ड बहुत ज़्यादा डैमेज होगा तो जाहिर है अपर मोटर न्यूरॉन सारे डैमेज होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस होगी। फ्लैसिड पैरालिसिस सिर्फ उस जगह पे होगी जहाँ पर स्पाइनल कार्ड डैमेज हुआ है। फॉर एग्जांपल स्पाइनल कार्ड है, ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है T5 का एरिया है, T6 का एरिया है, T7 का एरिया है। अब ये वाला ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको सीधा बना रहा हूँ। अब ये जो T5 वाला एरिया अगर डैमेज हो गया तो T5 के लेवल पे हमारे पास जो मसल T5 ने जिन मसल्स को इनर्वेट करना था, वो वाले मसल्स हमारे पास, उनकी क्या हो जाएगी, फ्लैसिड पैरालिसिस या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। क्यों बायलैटरली हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस तरह होता है ना, अभी मैं आपको, ये डार्सल हार्न है, ये हमारे पास एंटीरियर हार्न है, ऊपर से आ रहे होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ से हमारे पास निकल रहा होता है, ये T5 का लेवल है ना, यहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन निकल रहा होता है और अपने मसल को इनर्वेट करता है। अब जब ये वाला एरिया डैमेज हो गया तो ये वाला नर्व डैमेज हो जाएगा, ये वाला नर्व तो डैमेज हो गया तो T5 वाले नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रहा था उसकी फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी। लेकिन T6 का जो लेवल होगा, अब T6 का जो लेवल होगा वहाँ पर हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज नहीं है, तो वो हमारे पास उसकी फ्लैसिड पैरालिसिस नहीं होगी। लेकिन T6 के लिए मतलब T5 से नीचे जितने भी हैं, T6 T7 सारा स्पाइनल कार्ड, वहाँ पर अपर मोटर न्यूरॉन के इम्पल्सेस नहीं पहुँच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से अपर मोटर न्यूरॉन जो आ रहे थे ये नीचे भी जा रहे हैं ना, तो ये इसके पास भी फाइबर्स दे रहे हैं और ये नीचे भी जा रहे हैं T6 के पास, और नीचे 7 8 9 सब के पास। तो क्या होगा, इम्पल्सेस यहाँ स्टॉप हो गए तो ब्रेन से कनेक्शन कट हो गया, ब्रेन से हमारे पास कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक या अपर मोटर न्यूरॉन इम्पल्सेस को T5 से नीचे नहीं ले जा पा रहे, तो T5 से नीचे जितना भी एरिया है उन सब में क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी, तो स्पास्टिक पैरालिसिस। ट्रक ड्राइवर हैविंग वेजिकल्स एट, लेकिन जो फ्लैसिड पैरालिसिस होगा वो सिर्फ लीजन के एरिया पे होगा, T5 पे, नीचे वाले एरियाज में फ्लैसिड पैरालिसिस नहीं होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन नहीं होगी। तो नीचे जितने भी एरियाज हैं तमाम में स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, इस वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस ज़्यादा बॉडी में हो रहा है ना, इस वजह से। ट्रक ड्राइवर हैविंग वेजिकल एट L4 L5 प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ लॉस ऑफ द लेफ्ट साइडेड फाइन टच टेम्परेचर एंड पेन इंटेक्ट है। तो एक ट्रक ड्राइवर है, उसको वेजिकल हुआ L4 L5 के लेवल पे और उसका फाइन टच लॉस हुआ लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का, लेकिन टेम्परेचर और पेन इंटेक्ट है। अब फाइन टच को कौन, डार्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम कैरी कर रहा था, तो यहाँ पर आंसर क्या है, लेफ्ट डार्सल कॉलम। अब लेफ्ट साइड का फाइन टच लॉस हुआ है और उसका डार्सल कॉलम भी लेफ्ट साइड का वो हो रहा है। अब इसमें मसला क्या है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। अगर पेन और टेम्परेचर की बात होती कि वो लॉस हुए हैं तो उसमें हम कहते हैं राइट साइड का एंटीरोलेटरल या लेटरल स्पाइनोटोमिक ट्रैक लॉस है। ये मैंने आपको समझाया था कि ये डार्सल हार्न है, ये स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हार्न है, और यहाँ से हम वेंट्रल हार्न से निकल रहे थे मोटर न्यूरॉन निकल रहे थे। डार्सल हार्न में हमारे पास ये सेंसरी रूट था, ये सेंसरी रूट के सेंसरी फाइबर्स हैं, और ये सेंसरी फाइबर्स यहाँ पर आ रहे थे, एंड नहीं हो रहे थे, यही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जा रहा था मेडुला तक और इप्सी लेटरली जा रहा था। अब ये वाले न्यूरॉन जो हैं ये कैरी कर रहे हैं फाइन टच और प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह को। अब जब ये वाले डैमेज होंगे, ये अभी फॉर एग्जांपल राइट साइड के हैं, वो लेफ्ट साइड का पूछ रहे हैं, चलो लेफ्ट साइड वाले बना लेते हैं, ये
डार्सल हार्न, एंटीरियर हार्न। तो ये लेफ्ट साइड के डार्सल कॉलम। लेफ्ट साइड के फाइन टच लॉस हुए, मतलब लेफ्ट साइड का डार्सल कॉलम जब डैमेज होगा तो लेफ्ट साइड की फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह लॉस होंगे, इप्सिलेटरल लॉस होता है। लेकिन अगर वो बात करें ऊपर ब्रेन की या मेडुला की, वहाँ पर अगर डैमेज होगा, मेडुला से ऊपर, लोअर मेडुला से ऊपर अगर डैमेज होगा तो अपोजिट साइड के फाइन टच लॉस होंगे। उसकी वजह ये है, मैंने आपको बताया कि ये फाइबर्स लोअर मेडुला में फिर क्रॉस कर जाते हैं। अब लेफ़्ट साइड के जो फाइबर्स थे वो लोअर मेडुला में क्रॉस करके राइट साइड के थैलेमस और फिर राइट साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब राइट साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, थैलेमस में या पोन्स में अगर मसला होगा तो उस वक्त अगर हमारे पास फाइन टच प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होंगे तो वो राइट साइड के नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड के, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाले मेडुला के बाद क्रॉस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने वहाँ पर मेडुला पोन्स वगैरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास कौन सा एरिया डैमेज हुआ है जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का फाइन टच। स्पाइनल कॉर्ड में ये लेटरली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो अगर पेन और टेम्परेचर का लॉस का ये वो लोग पूछते तो पेन और टेम्परेचर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही क्रॉस कर जाते हैं। पेन और टेम्परेचर के लिए कौन सा पाथवे था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, वो भी यहीं से डार्सल हार्न में एंटर होके यहाँ पर एंड हो जाता है। यहाँ पर इनका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। इस एरिया को सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा कहते हैं और यहाँ से वो क्रॉस कर जाते हैं ये लेटरल ट्रैक के तौर पर। तो अगर वो पूछता पेन और टेम्परेचर लॉस है किसका, लेफ्ट साइड का, तो हम कहते हैं राइट साइड का जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो डैमेज हुआ है। मतलब ये राइट साइड का लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड के सेंसेशन लॉस होंगे। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है, क्योंकि राइट वाले यहाँ पे आ रहे हैं और लेफ़्ट वाले यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ से ये फिर अपवर्ड। अब वो अगर पूछता कि हमारे पास लेफ़्ट साइड का पेन और टेम्परेचर लॉस है, लेफ़्ट साइड का पेन और टेम्परेचर को कौन कैरी करता है, राइट साइड का कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, सॉरी राइट साइड का लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। राइट साइड के लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या कर रहा है, लेफ़्ट साइड के ऊपर मूव कर रहा है और लेफ़्ट वाला हमारे पास राइट साइड पे मूव कर रहा है। अब लेफ़्ट साइड के सेंसेशन अगर लॉस हो रहे हैं पेन और टेम्परेचर के, तो इसका मतलब राइट साइड का लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लॉस हुआ है। हम लोग अब देखें लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, हम लोग यहाँ से इसको लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक नहीं कह रहे हैं। राइट वाला जो है जा रहा है लेफ़्ट, तो ये राइट की तरफ से जो आ रहा है ये लेफ़्ट की तरफ चला गया, तो ये लेफ़्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इसको आप कहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अगर नहीं आई है तो वापस पूछ सकते हैं कमेंट्स में। पेशेंट है टिनाइटस है, फेशियल मसल है, पैरालिसिस है, वेयर इज़ द लीजन है, सेरिब्लो-पोन्टाइन एंगल। अब फेशियल मसल की पैरालिसिस, इसका मतलब फेशियल नर्व डैमेज है। और टिनाइटस भी है, टिनाइटस का इनर एयर से ताल्लुक होता है और वहाँ पर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व सप्लाई कर रहा होता है, मतलब 8th नर्व। तो 7th और 8th नर्व दोनों डैमेज हैं और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, 7 और 8 सेरिब्लो-पोन्टाइन एंगल पे, मतलब पोन्स और सेरिब्रम के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर अगर डैमेज होगा तो फेशियल मसल हमारे पास डैमेज होंगे, फेशियल मसल 7th और 8th नर्व डैमेज होंगे। थर्ड क्रेनियल नर्व अराइजेज फ्रॉम, थर्ड क्रेनियल नर्व मिड ब्रेन से, ये हमने पढ़े हुए हैं कि 3rd and 4th मिड ब्रेन से, पोन्स से कौन से 5, 6, 7, 8 है और मेडुला से 9, 10, 11 है। अ पेशेंट इन RTA हैज़ अ डैमेज टू पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एंड जुगुलर फोरामेन, विच क्लिनिकल फाइंडिंग विल यू फाइंड इन इट। अब जुगुलर फोरामेन से हमारे पास क्या है, 9th, 10th, 11th पास हो रहे थे, तो यहाँ पर 11th नर्व हमारे पास डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से वो 11th नर्व ट्रेपीजियस को इनर्वेट कर रहा था और ट्रेपीजियस क्या कर रहा था, शोल्डर की श्रगिंग, शोल्डर को अपवर्ड मूव करवा रहा था, जिसको श्रगिंग कहते हैं। तो 11th नर्व डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ट्रेपीजियस श्रग नहीं कर पाएगा। सुपीरियर सेरिब्रल पोडंकल इज कनेक्टेड टू, ये मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा था किसके साथ, सेरिब्रल पोडंकल नहीं होता, सेरिबेलर पोडंकल होता है। तो इसमें आंसर है रोस्ट्रल मिड ब्रेन। रोस्ट्रल मिड ब्रेन का मतलब मिड ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पर यह अटैच होता है और साथ में किससे अटैच होता है, सेरिबेलम से। अच्छा, अ यंग मैन केम विद द डैमेज टू पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ड्यूरिंग RTA। अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा डैमेज हुआ है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो अब उसको डिफ़िकल्टी है किस में, फेरेंजियल स्वालोइंग में। तो कौन से नर्व, अब फेरेंजियल स्वालोइंग आपको पता है 9th, 10th और 7th नर्व ये सब इसमें इन्वॉल्व थे स्वालोइंग में। तो इसका आंसर है 7th, 9th, 10th मेनली। अब देखिए 7th इतना इन्वॉल्व नहीं होता, 7th टेस्ट में इन्वॉल्व है, लेकिन 9th और 10th मेनली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अ यंग बॉय फेल फ्रॉम मोटर बाइक एंड ही हैज़ हैड इंजरी ऑन एग्जामिनेशन, हिज जुगुलर फोरामेन वाज डैमेज्ड है, व्हाट फाइंडिंग्स विल यू सी है।
अब जुगुलर फोरामेन में मैंने आपको कहा 9th 10th और 11th नर्व पास हो रहे होते हैं। अब 9th और 10th नर्व का भी ऊपर हमने पढ़ा है, फेरेंजियल स्वाल्विंग में भी रोल है और साथ में गेग रिफ्लेक्स में भी। गेग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी आप लोगों ने देखा है कि हम लोग जब अपना फिंगर माउथ के अंदर डालते हैं, वो जो हम युगुलवा है उसको टच करने की अगर कोशिश करते हैं तो हमें उल्टी जैसे आ रही होती है। तो वो उल्टी जैसी जो आ रही होती है वो असल में क्या होता है, फेरेंजियल मसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं और सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव कर जाता है। इसको हम नाम दे रहे होते हैं गेग रिफ्लेक्स। इसका मकसद ये होता है कि फॉरेन ऑब्जेक्ट को एंटर होने से बचाना, हमारे रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक में फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को इंटर होने से प्रिवेंट करना। तो ये गेग रिफ्लेक्स अगर लॉस हो रहा है इसका मतलब 9th और 10th क्रेनियल नर्व डैमेज हो रहे हैं और वो पास हो रहे हैं जुगुलर फोरामेन से। तो यहाँ पर आंसर यही है। अच्छा, अब लॉस ऑफ टेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि 7th नर्व यहाँ से पास नहीं हो रहा। टंग की मूवमेंट 12th वो भी, और लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट वो भी यहाँ से पास नहीं हो रहे। नर्व्स जो वॉलंटरी मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं वो तो हमारे पास डायरेक्ट जा रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज, यहाँ पर आंसर है मीडियल टू कैवर्नस साइनस। हाँ, अब पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर मीडियली प्रेजेंट है, उसके लेटरली प्रेजेंट है कैवर्नस साइनस, इस साइड भी इस साइड भी। तो कैवर्नस साइनस के मीडियली प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड लेटरली हैं और कैवर्नस साइनस खुद लेटरली प्रेजेंट होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों कैवर्नस साइनस के मीडियल प्रेजेंट होता है। तो आंसर है मीडियल टू कैवर्नस साइनस। अब कैवर्नस साइनस स्फिनाइड एयर साइनस पर क्या होता है, इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। अब इसके नीचे पर ये स्फिनाइड एयर साइनसेस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, और ऑप्टिक क्याज़्मा पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपीरियर होता है, और ऑप्टिक नर्व यहाँ पर ऑप्टिक क्याज़्मा होगा और ऑप्टिक नर्व यहाँ पे होंगे एंटीरियरली। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ, मतलब ये आपकी एनाटॉमी चेक करना चाह रहे हैं सेकंड ऑर्डर, और ये आपने याद रखना है। यहाँ से फिर एमसीक्यूज आते हैं कि अगर पिट्यूटरी ट्यूमर है और वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड तो कौन सी चीज़ हमारे पास अफेक्ट होगी या कौन सा कंडीशन होगा, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होंगे और ब्लाइंडनेस होगी। और अगर वो कहेंगे अपवर्ड मूव कर रहा है पिट्यूटरी ट्यूमर तो कौन सा एरिया डैमेज होगा, ऑप्टिक क्याज़्मा बाय टेम्पोरल हेटेरोनाइमस हेमिनोप्सिया होगा। कभी कभार कहते हैं वो इन्फीरियरली मूव कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या स्फिनाइड एयर साइनसेस डैमेज हो गए, और लेटरली अगर मूव करेगा ट्यूमर तो कैवर्नस साइनस डैमेज होगा। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट लाई इन, ये है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। ये मैंने अभी आपको समझाया, लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट का समझाया था, एंटीरियर भी इसी तरह होता है। ठीक है, कि यहाँ से ये सेंसरी रूट है, सेंसरी रूट इंटर हो गया डार्सल हार्न में, यहाँ से इस तरह ये इंटर हो गया डार्सल हार्न में, यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे, ये एक नहीं कई हज़ारों में यहाँ पर सेल बॉडीज होते हैं न्यूरॉन्स के, और यहाँ से भी हज़ारों सेंसरी फाइबर्स आ रहे होते हैं, और ये फिर जाएंगे यहाँ पर अपोजिट साइड के एंटीरियर साइड में और फिर मूव करेंगे। इसको हम कहते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे होते हैं थैलेमस तक ना, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड होगा कहाँ पर, डार्सल हार्न में, ये डार्सल हार्न है, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डार्सल हार्न में सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा जो होता है वहाँ पर उसकी सेल बॉडी प्रेजेंट होगी। तो यही ये पूछ रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में उसकी सेल बॉडी होती है, और वो जाके एंड कहाँ पे होता है, थैलेमस में, और थैलेमस में फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी और वो जाके एंड होंगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद लेफ्ट सुपीरियर क्वाड्रेंटल नोपिया। अब लेफ्ट इसका मतलब उसके राइट साइड में इशू है, राइट वाला ट्रैक में इशू है, और क्वाड्रेंटिनोपिया है तो मतलब मायर लूप है या टेम्पोरल लोब के पास जो जा रहे हैं, सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया ना, विच ट्रैक इज इन्वॉल्व, तो इसमें होता है राइट मायर लूप डैमेज है। लेफ्ट अगर, क्योंकि हमेशा इसी तरह होता है ना, लेफ्ट होमोनाइमस हेमिनोप्सिया तो इसका मतलब राइट ट्रैक इन्वॉल्व है। अब लेफ्ट सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया इसका मतलब राइट साइड का कौन सा, मायर लूप। मायर लूप क्या होते हैं, वो फाइबर्स ऑप्टिक रेडिएशन के जो कि टेम्पोरल लोब से पास होते हैं। देखें लेटरल जेनिकुलर बॉडी के पास फाइबर्स जा रहे थे कहाँ पे, विजुअल कॉर्टेक्स के पास, लेकिन रास्ते में वो टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब से पास हो रहे थे, और टेम्पोरल लोब से कुछ फाइबर्स पास हो रहे थे जो कि हमारे पास सुपीरियर पार्ट ऑफ दी विजुअल फील्ड को देख रहे थे अपोजिट साइड के, सिर्फ एक क्वाड्रेंट को, तो वो डैमेज हो रहा है, इस वजह से सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया हो रहा है। टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व लोअर रेटिना। अब लोअर रेटिना से ये भी मैंने आपको समझाया था कि लोअर रेटिना के फाइबर्स, ये रेटिना है हमारे पास, इसको फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड किया हुआ है अपर रेटिना लोअर रेटिना। लोअर रेटिना के फाइबर्स हमारे पास अगर डैमेज होंगे तो क्या होगा, विजुअल फील्ड कौन सा लॉस होगा, अपर वाला, क्योंकि लोअर रेटिना अपर विजुअल फील्ड को कैरी कर रहे होते हैं, और अगर अपर रेटिना के फाइबर्स लॉस होंगे तो लोअर विजुअल फील्ड लॉस होगी, मतलब अपोजिट विजुअल फील्ड। अब जो टेम्पोरल लोब के पास फाइबर्स जा रहे होते हैं वो लोअर रेटिना से, लेकिन लोअर रेटिना के भी सिर्फ एक क्वाड्रेंट के फाइबर्स जा रहे होते हैं, तो वो जब डैमेज होंगे तो क्या होगा, अपर विजुअल फील्ड
लॉस होगी, इस वजह से सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया होगा। और अपोजिट साइड का, तो यही बात कर रहे हैं ना कि कंट्रालैटरल सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया हो गया। लेकिन पैराइटल लोब में फिर क्या होता है, इन्फीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो अपर रेटिना रिजल्ट इन कंट्रालैटरल इन्फीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया, क्योंकि वो इन्वॉल्व करता है अपर रेटिना को, पैराइटल लोब। और अपर रेटिना मैंने आपको बताया था इन्फीरियर विजुअल फील्ड को कैरी कर रहा होता है, सेंसेशन को। बिफोर वॉलंटरी मूवमेंट द इमेज इज फाउंड इन विच एरिया ऑफ द ब्रेन है, प्री मोटर एरिया, ये कल भी हमने पढ़ा था। इफ़ लाइट थ्रो, अगर लाइट को थ्रो करें इन लेफ्ट आई, absent रिफ्लेक्स इन बोथ आई है, लेकिन when light throw in right eye light reflex is present in both eye। अच्छा, अब क्या है, लेफ्ट आई में हमने लाइट डाला तो absent रिफ्लेक्स है, लेकिन राइट आई में हमने लाइट डाला तो क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। और साथ में हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट है। तो लीजन कहाँ पे है, लीजन प्रीटेक्टम में है। अब इसी प्रीटेक्टम में जब लीजन था, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल भी हो रहा था। तो प्रीटेक्टम में दो न्यूक्लाई होते हैं, तो एक साइड का प्रीटेक्टम डैमेज है, लेफ्ट आई का डैमेज है, इस वजह से लेफ्ट आई की जो लाइट रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद यूनिलैटरल कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस ड्यू टू NRTA, वेयर इज द लीजन। अब एक पेशेंट ने, उसको RTA में क्या हुआ, यूनिलैटरल कार्नियल रिफ्लेक्स लॉस हो गया। अब कार्नियल रिफ्लेक्स के लिए एक अफरेंट फाइबर्स जो कि सेंसेशन को कैरी कर रहे थे, वो मैंने कहा था ट्राइजेमिनल नर्व का कौन सा, ऑप्थेल्मिक डिवीजन है। और वापस जो मोटर फाइबर्स थे जो कि ब्लिंकिंग पर करवाते थे, वो फेशियल नर्व के फाइबर्स थे। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या है, C है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि लीजन किस लोकेशन पे है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से हमारे पास ट्राइजेमिनल का ऑप्थेल्मिक डिवीजन पास हो रहा था। V1 किसको कहते हैं, V का मतलब 5 है ना, और ये 1 का मतलब पहला ब्रांच ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ना। तो ट्राइजेमिनल नर्व का जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है वो पास हो रहा था सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। तो वो जब डैमेज होगा सॉरी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, तो क्या होगा, अफरेंट ऑफ ट्राइजेमिनल रिफ्लेक्स या कार्नियल रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा। अब लो ऑन लेटरल साइड ऑफ नोज है विच लीड्स टू ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड आईज ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ। अब लेटरल साइड ऑफ नोज में एक बोन होता है जिसको हम नाम दे देते हैं एथमाइड बोन। अब जब वहाँ पर हम लोग ब्लो होगा तो क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है अराउंड द आईज है, मतलब वहाँ पर ब्रूजेस बन गए हैं, ठीक है, हेमोरेज हो रहा है। तो कौन सा बोन पूछ रहे हैं कि डैमेज हुआ है, तो एथमाइडल बोन है। ब्लड सप्लाई ऑफ थैलेमस, सब थैलेमस एंड हिपोथैलेमस बाय द ब्रांच ऑफ विच आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इनको सप्लाई कर रहा होता है। ये रट्टे वाली चीज़ है, आपने याद रखना है। फिर है प्रेग्नेंट लेडी है विद रेज AFP है। अब उसके अल्फा फिटोप्रोटीन प्रेग्नेंट लेडी के रेज हैं, बट हर बीटा HCG इज अवेटेड है, व्हाट शुड बी। तो क्या होगा, एननसेफली में रेज अल्फा फिटोप्रोटीन होते थे। फिर ऑटोमेटिक ब्लैडर इज काज्ड बाय इंजरी टू, ये भी हमने बार बार पढ़ा है। एबोसेक्रल सेगमेंट, एबोसेक्रल सेगमेंट क्या होते हैं, सिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं, वो जब डैमेज होते हैं तो ऑटोमेटिक ब्लैडर होता है, या उसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, या उसको स्पास्टिक ब्लैडर भी कहते हैं। विच नर्व, लेकिन अगर सेक्रल सेगमेंट डैमेज होगा या बिलो सेक्रल सेगमेंट होगा तो, या एट सेक्रल सेगमेंट होगा, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, उसको फिर कहते थे ऑटोनोमस ब्लैडर या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है। तो विच नर्व पास थ्रो फोरामिन ओवेल है, वो है मैंडिबुलर नर्व। ये रट्टे वाली चीज़ है। फोरामिन ओवेल से क्या पास होता है, एक्सिस मेनिंजियल आर्टरी भी पास होता है, साथ में नर्व कौन सा पास होता है, मैंडिबुलर नर्व पास होता है। और फोरामिन स्पाइनोजम से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पास होता है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑप्थेल्मिक नर्व पास होता है। अच्छा, फोरामिन रोटंडम से मैक्सिलरी नर्व पास होता है, फोरामिन ओवल से मैंडिबुलर नर्व। ये सारे आपने याद रखने हैं, इनके MCQ आते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन डू पेन परसेप्शन, अब पेन परसेप्शन ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, मतलब ये इसने असल में स्टेम ठीक से नहीं लिखा हुआ। ये पूछना ये चाह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड कैरी द पेन परसेप्शन, तो स्पाइनल कार्ड का कौन सा हिस्सा पेन को परसीव करता है या कैरी करता है, वो है डार्सल हॉर्न में सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। ये अभी मैंने आपको बताया था, पेन को कौन कैरी कर रहा था, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ये है, मैंने आपको बताया कि यहाँ से जब मूव करता है, यहाँ पर एंड हो गया, और यहाँ पर सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में पर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, और ये अपोजिट साइड के लेटरल साइड में जाके मूव करेंगे, इनको कह रहे थे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और ये डार्सल हॉर्न में सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा होता है। तो अगर वो ट्रैक का पूछता तो आप कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी कर रहा है पेन को। अब वो पूछ रहा है कि डार्सल हॉर्न में कौन सा हिस्सा पेन को परसीव कर रहा है या कैरी कर रहा है, तो वो है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। फिर आगे हमारे पास है सर्कल ऑफ विलिस इज फॉर्म्ड बाय,
इसका आंसर है बी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड बेजिलर। यहाँ पर असल में इस तरह होता है ना, ये बेजिलर आर्टरी क्या है, दो वर्टिब्रल आर्टरी जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बेजिलर आर्टरी, और वहाँ से आ रहा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो उससे कई ब्रांचेज निकलते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से क्या है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, और यहाँ पर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होते हैं। अब ये बेजिलर आर्टरी पर बना रहा होता है क्या, इस तरह से, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी साथ में पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कल ऑफ विलियस है। लेकिन अब ये नहीं दिया हुआ वर्टिब्रल बेजिल सॉरी ये पीसीए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज सॉरी ऑप्शन में नहीं है, तो बेजिलर आर्टरी की ब्रांचेस थे ना, इस वजह से हम कह रहे हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बेजिलर आर्टरी मिलके क्या करेंगे, सर्कल ऑफ विलियस बनाएंगे। अगर ऑप्शन में पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का जिक्र होता तो हम लोग पोस्टीरियर सेरेब्रल और इंटरनल कैरोटिड को टिक करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आगे है सर्कल ऑफ विलियस। अंडर 2 ईयर बिबेंस्की साइन इज नॉर्मल बट इट डिसअपीयर्स आफ्टर 2 ईयर्स ड्यू टू। अब बिबेंस्की साइन क्या है एडल्ट्स में बिबेंस्की साइन क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है लेकिन अंडर 2 ईयर्स बेबीज़ में ये प्रेजेंट होता है नॉर्मली। 2 ईयर के बाद ये अब्सेंट हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है, माइलिनेशन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ब्रेन में सीएनएस में जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं उनकी जब माइलिनेशन होगी तो फिर क्या है, बिबेंस्की साइंस अब्सेंट होता है, डिसअपेयर होता है। शुरू में 2 ईयर्स में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की माइलिनेशन नहीं होती, इस वजह से बच्चों में बिबेंस्की साइन पॉजिटिव होता है, बाद में डिसअपेयर हो जाता है माइलिनेशन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की वजह से। फिर एपिड्यूरल स्पेस इज एट विच लेवल ऑफ वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल के किस लेवल पे एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होता है, वो है फोरामेन मैग्नम टू S1। फोरामेन मैग्नम से लेकर S1 तक क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल उसको कहते हैं, सेंट्रल कैनाल। मतलब स्कल के लोअर बेस में जो होता है फोरामेन मैग्नम, वहाँ से स्पाइनल कैनाल स्टार्ट होता है, जाके S1 तक होता है। पोस्टीरियर टू एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स आर अदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स का दूसरा नाम क्या है, वो है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक। ये जो है एक्सेसरी न्यूक्लियस ऑफ क्यूनियटस से आ रहे होते हैं। ये वो वाला क्यूनियटस नहीं है जो कि कैरी कर रहा था डार्सल कॉलम में जो प्रेजेंट थे, फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनियटस, ये अलग गए, वो थे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स थे, ठीक है, डार्सल कॉलम वाले स्पाइनल कार्ड से जा रहे थे फिर थैलेमस तक। लेकिन ये क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक जो है ये स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक है, ये सेरिबेलम के पास जा रहे हैं, ऊपर थैलेमस या सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं जाते हैं। तो इनके लिए एक न्यूक्लियस होता है एक्सेसरी न्यूक्लियस ऑफ क्यूनियटस जो कि अपर लिम्ब से कैरी कर रहा होता है, और ये क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक पर बना रहा होता है क्या, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। ये आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, आते हैं। तो एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुएट फाइबर कौन बनाता है, क्यूनियो सेरिबेलर, और एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट कौन बना रहा था, पोंटो सेरिबेलर, जो कि क्या, जिसको हम लोग कह रहे थे मिडल सेरिबेलर पोडंकल है, ठीक है, जो पोंस और सेरिबेलम को मिला रहे थे उनके अंदर फाइबर्स होते हैं पोंटो सेरिबेलर, और वही बना रहे होते हैं एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट। और इंटरनल आर्कुएट डार्सल मीडियल मेनिस्कस बना रहा था, ये भी आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। इन लॉन्ग टर्म मेमोरी एरिया इन्वॉल्व विल बी, लिम्बिक सिस्टम लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। फिर है एंटी वेंट्रल स्पाइनल कार्टिकोस्पाइनल एंड एट वेंट्रल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक को हमारे पास वेंट्रल भी होते हैं, लेटरल भी होते हैं। तो वेंट्रल कार्टिकोस्पाइनल मतलब ये मोटर पाथवेज है, और वेंट्रली जो मूव कर रहे होते हैं वो कहाँ पर आके एंड होते हैं, मिड थोरेसिक लेवल तक। एंटीरियर कोराइडल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, ये किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। फिर है मैन हेड ट्रामा है एंड ग्रेजुअल विजन लॉस स्टार्ट है, एक्यूट विजन लॉस उसका नहीं हुआ, तो वो कोलैटरल सप्लाई की वजह से। कोलैटरल सप्लाई कौन कर रहा होता है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, उसकी वजह से ग्रेजुअल विजन लॉस है, एक्यूट विजन लॉस नहीं है। तो इसका आंसर है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, सी आंसर है। पेशेंट हैज़ excruciating right leg pain, anterior lateral cardotomy was performed, which track was involved। अब राइट लेग में पेन है, इसका मतलब लेफ्ट साइड का जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो हमारे पास उसमें प्रॉब्लम है, तो उसी को हम काटेंगे। तो आंसर क्या है, लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को हम लोग निकाल देते हैं। कार्डोटोमी का मतलब उसको डैमेज कर देना, ये मतलब एक ट्रैक को फाइबर्स को डैमेज कर देना या उनको रिमूव कर देना। तो हम लोग लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को हम लोग जब रिमूव करेंगे तो पेन हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा राइट लेग अननोन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लेटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या है, अपोजिट कंट्रालैटरल साइड ऑफ बॉडी के सेंसेशन को कैरी करते हैं। अननोन केस ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट है प्रेजेंटेड विद डायलेटेड प्यूपिल एंड नॉन रिएक्टिव टू लाइट है।
विच आर्टरी एन्यूरिज्म काज दिस कंडीशन है, तो इसका आंसर है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है। अब डायबिटीज़ पेशेंट में अगर डायलेटेड प्यूपिल है और नॉन रिएक्टिव टू लाइट है, मतलब लाइट जब डालेंगे तो उसका प्यूपिल छोटा नहीं हो रहा या और ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, छोटा तो नहीं होता, हाँ लाइट जब डालते हैं तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है प्यूपिल, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा, तो कौन सी आर्टरी में एन्यूरिज्म है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। तो कंप्रेशन, यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, कंप्रेशन ऑफ बायटेम्पोरल हेमिनोपिया, कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक याज्मा में क्या होता है, बायटेम्पोरल हेटेरोनाइमस हेमिनोपिया। विजुअल एक्विटी की डिफिसिट्स, रप्चर, जेड इस्कीमिया इन ACA डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसने मिक्स कर दी हैं चीज़ें, इनको छोड़ दें। पेशेंट हैविंग जीरो स्टोमिया, जीरो मीन्स ड्राई है, स्टोमिया मीन्स माउथ है। अगर पेशेंट का माउथ ड्राई है तो कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व, मतलब ड्राई क्यों है, सलाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जब डैमेज होगा तो उसको जीरो स्टोमिया होगा। इन DCML, ग्रीक वर्ड है ना जीरो, अच्छा, इन DCML डार्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस लीजन व्हाट विल बी सीन है, तो उसमें एस्टेरोकोनोसिस होता है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर ये लोग पूछते हैं एस्टेरोकोनोसिस हुआ है पेशेंट को तो कौन सा एरिया डैमेज है, सबसे पहले हम लोग पैराइटल एरिया को टिक करते अगर वो होता, अगर वो नहीं होता फिर हम लोग डार्सल कॉलम को, हाँ फिर पैराइटल लोब से भी पहले क्या था, सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया या सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी एरिया, वो अगर प्रेजेंट होते तो उनको हम टिक करते हैं, वो भी अगर ना होते तो फिर पैराइटल लोब का, वो भी अगर नहीं होगा तो फिर डार्सल कॉलम को टिक करना है। अफरेंट टेस्ट पाथवेज फ्रॉम टंग रिलेज एट, अब टेस्ट पाथवेज के जो अफरेंट फाइबर्स होते हैं जो कि कार्डा टेम्पनी नर्व जो होता है वो, तो वो हमारे पास कहाँ पे जाके एंड होते हैं, वो जेनिकुलेट गैंग्लिया में जाके एंड होते हैं। इसका आंसर क्या है, सेंसेशन ट्रेवल्स थ्रू दी पेरिफेरल एक्सॉन टू दी ट्रैक्टस सॉलिटोरियस। अच्छा ये एंड कब पूछ रहे हैं ना, फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन उनके जाके एंड हो जाते हैं ट्रैक्टस सॉलिटोरियस में, वहाँ से सेकेंड आर्डर न्यूरॉन फिर ब्रेन की तरफ जाते हैं। अब न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस एसोसिएटेड ट्रैक रिसीव्स जनरल विजरल अफरेंट एंड स्पेशल विजरल अफरेंट बाय विच नर्व्स है, आंसर 1 है 7, 9, 10। अब जो ट्रैक्टस सॉलिटोरियस होता है जो कि मेडुला और पोंस में प्रेजेंट होता है, उसमें हमारे पास क्या है 7, 9 एंड 10 क्रेनियल नर्व के फाइबर्स जा रहे होते हैं, और वो कौन से फाइबर्स होते हैं, जनरल विजरल अफरेंट है और स्पेशल विजरल अफरेंट है। अब ये मैंने कल भी आपको समझा दिया था, आज दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को समझ नहीं आते, फिर इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, इनके MCQs भी आते हैं, हालांकि ये इजी चीज़ें हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक चीज़ होता है सोमेटिक, दूसरी चीज़ होता है विजरल। अब सोमेटिक जो हमारे पास होता है, सोमा से मतलब बॉडी, इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है नर्वस सिस्टम के जो टाइप्स थे ना, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बता रहा हूँ। तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम था वो वॉलंटरी मसल्स को या स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहा था या नहीं, तो ये वही सोमेटिक सिस्टम है, समझे। और एक है हमारे पास विजरल। अब विजरल का मतलब इंटरनल आर्गन्स, और इंटरनल आर्गन्स को कौन कंट्रोल कर रहा था, जैसे GIT या रिस्पायरेटरी ट्रैक है, हार्ट है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक में क्या आता था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये बात याद रखें, इनको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करते हैं विजरास को। विजरास में GIT आता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक आता है, हार्ट भी आता है ना। और इसमें सारे इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं GIT और रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना, और साथ में कार्डिक मसल वो भी इनवॉलंटरी हैं, और साथ में GIT और रेस्पिरेटरी ट्रैक वगैरह में जो ग्लैंड्स होते हैं ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, और उनको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक या फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, और इनको हम नाम दे देते हैं विजराज। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल मसल को। तो अब फिर एक लफ्ज़ हमारे पास होता है जनरल, और एक हमारे पास होता है, अच्छा जनरल को छोड़ें, एक होता है अफरंट, एक होता है ईफरंट। अब अफरंट का मतलब होता है, कल मैंने आपको बताया था, सेंसरी फाइबर्स, लाने वाले फाइबर्स, मतलब CNS की तरफ लाने वाले जो नर्व्स होते हैं उनको अफरंट नर्व्स कहते हैं या अफरंट फाइबर्स कहते हैं। तो वो कौन से फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं ना, जो सेंसेशन को ला रहे होते हैं कहाँ तक, CNS तक। और फिर ईफरंट का मतलब होता है ले जाने वाला। अब इम्पल्स को ले जाने वाला, CNS से इम्पल्स को ले जाते हैं, कौन ले जाएगा, ईफरंट फाइबर्स ले जाएंगे, और दूसरे लफ्ज़ों में इनको कहते हैं मोटर। और कहाँ पर ये ले जाएगा, अफेक्टर्स के पास। अफेक्टर्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं और मसल्स होते हैं। मसल भी कौन से, स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, स्केलेटल मसल भी हो सकते हैं। तो ई फ्रंट का मतलब होता है मोटर नर्व्स, अफ्रंट का मतलब होता है सेंसरी नर्व्स। और सेंसरी नर्व्स हमेशा ले जाते हैं, रिसेप्टर से सेंसेशन को ले जाते हैं कहाँ पर, CNS तक। और इफ्रंट या मोटर हमेशा CNS से इम्पल्स को ले जाएंगे अफेक्टर्स के पास। ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास एक और लफ्ज़ टर्म होता है जनरल, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेशल।
ठीक है, एस से उसको लिखते हैं। अब जनरल का मतलब जनरल विजरास, जनरल विजरास में रिस्पायरेटरी ट्रैक आपका आ जाता है, जीआईटी आपका आ जाता है, यूरिनरी ट्रैक आपका आ जाता है, हार्ट आपका आ जाता है, ये जनरल विजरास हैं। स्पेशल विजरास की अगर बात करें स्पेशल विजरास में आपके वो वाले मसल्स आ जाएंगे जो कि फेरेंजियल आर्चिस से बने थे। फेरेंजियल आर्चिस से कौन से मसल बने थे? फेरेंक्स वगैरह के बने थे। ये हम लोग विजरास की बात कर रहे हैं। इसी तरह ये सेंसेशन भी जनरल सेंसेशन भी होते हैं और स्पेशल सेंसेशन भी। जनरल सेंसेशन में आपको पता है टच है, पेन है, टेम्परेचर वगैरह है। स्पेशल सेंसेशन में कौन कौन से आते हैं? विजन आता है, हेयरिंग आती है, ये स्पेशल है ना, हेयरिंग है, बैलेंस है, ये स्पेशल सेंसेशन है। और ये कौन सा स्पेशल? इनको कहते हैं स्पेशल सोमेटिक सेंसेशन। ठीक है, विजन, हेयरिंग, बैलेंस। अच्छा, फिर एक है स्पेशल विजुअल सेंसेशंस हैं। ये स्पेशल सोमेटिक सेंसेशन हो गए, विजन, हेयरिंग और बैलेंस, जिसको विजन को कौन? ऑप्टिक नर्व, और हेयरिंग और बैलेंस को वेस्टिबुलो कॉक्लियर मतलब 8th नर्व। 2 और 8th नर्व में ये स्पेशल सोमेटिक फाइबर्स होते हैं। फिर अगला है स्पेशल विजुअल सेंसेशंस। स्पेशल विजुअल सेंसेशन में फिर आ जाता है हमारे पास टेस्ट और स्मेल। अब टेस्ट कहाँ से? टंग से। अब टंग जीआईटी का पार्ट है ना उसका, इस वजह से उसको विजरा भी कह रहे हैं। तो टेस्ट सेंसेशन विजुअल सेंसेशन हो गया। इसके अलावा स्मेल का, तो टेस्ट को कौन कैरी करा था? फेशियल नर्व, और स्मेल को कौन? ओल्फैक्टरी नर्व। तो फेशियल और ओल्फैक्टरी नर्व में क्या होते हैं? स्पेशल विजुअल सेंसेशन को वो कैरी करते हैं, और जो फाइबर स्पेशल विजुअल सेंसेशन को कैरी करते हैं उनको हम कहते हैं स्पेशल विजुअल अफरेंट। अफरेंट का मतलब कैरी करना सेंसेशन को। और जो हमारे पास विजन और हेयरिंग और बैलेंस को 2 और 8, इनको कहते हैं स्पेशल सोमेटिक अफरेंट। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? सेंसरी फाइबर्स हैं। तो इनकी बेस पे हमने अभी देखें जनरल और स्पेशल भी आपको समझा दिया, अफरेंट डिफरेंट भी समझा दिया, सोमेटिक और विजुअल भी समझा दिया। तो इसकी बेस पे अभी हमने डिवाइड किए हुए हैं इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों में हमने डिवाइड किया हुआ है फाइबर्स को। हम कहते हैं जनरल विजुअल अफरेंट फाइबर्स होते हैं, और जनरल विजुअल इफरेंट फाइबर्स भी होते हैं। मतलब जो कि विजरास से सेंसेशन को कैरी कर रहे हैं, जो कि विजरास से किसको? विजरास को मोटर इनर्वेशन दे रहे हैं। अब विजरास से सेंसेशन को कौन कैरी कर रहा है? आपको पता है 9th नर्व है, 10th नर्व है, 7th नर्व है। तो उनमें जनरल विजुअल अफरेंट्स होते हैं, लेकिन 7th नर्व में जनरल विजुअल नहीं होते, उसमें स्पेशल विजुअल होते हैं। तो 9th और 10th में हमारे पास होते हैं। अच्छा, फिर जनरल विजुअल इफरेंट वो भी 9th और 10th में होते हैं, क्योंकि 9th और 10th नर्व हमारे पास विजरास को इनर्वेट कर रहे होते हैं, उनके ग्लैंड्स को, उनके मसल्स को कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, सिक्रीशन करवा रहे होते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे 9th और 10th नर्व में हमारे पास किस तरह के फाइबर्स होते हैं, तो उनमें जनरल विजुअल अफरेंट भी होते हैं, जनरल विजुअल इफरेंट भी होते हैं। साथ में 9th और 10th नर्व हमारे पास क्या है? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से क्या? टेस्ट सेंसेशन को भी कैरी कर रहे थे। और टेस्ट सेंसेशन आपको पता है जनरल नहीं है बल्कि स्पेशल विजुअल अफरेंट है। तो ये भी प्रेजेंट होते हैं, ये वाले स्पेशल विजुअल अफरेंट फाइबर्स भी 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्पेशल विजुअल अफरेंट कहाँ पे थे? 7th नर्व में। तो इस तरह से आपने याद रखने हैं। लेकिन अब ऑप्टिक नर्व को देख लें। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? विजन है, और विजन एक स्पेशल सेंसेशन है, और कौन सा? सोमेटिक सेंसेशन है, विजन, हेयरिंग, बैलेंस। तो ऑप्टिक नर्व में सिर्फ एक तरह के सेंसरी फाइबर्स होते हैं, उनको कहते हैं स्पेशल सोमेटिक अफरेंट हैं। इसी तरह 8th नर्व में भी हमारे पास सिर्फ स्पेशल सोमेटिक अफरेंट हैं। और 7th नर्व में क्या होते हैं? 7th नर्व में मैंने आपको कहा स्पेशल विजुअल अफरेंट भी होते हैं। ठीक है, वो मिक्स्ड नर्व है ना, उसमें स्पेशल विजुअल अफरेंट भी होते हैं, जनरल विजुअल अफरेंट भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उसमें साथ में इसके साथ साथ इफरेंट भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये मोटर है, इफरेंट का मतलब मोटर। तो उसमें हमारे पास विजुअल इफरेंट फाइबर्स भी होते हैं, विजुअल इफरेंट फाइबर्स है। ठीक है, ये सारे, तो ये इस तरह से आपने याद रखनी है सारी चीज़ें। अब देखें यहाँ पर ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पास ट्रैक्टस सालिटोरियस क्या है? टेस्ट के लिए होता है, और वो रिसीव कर रहा है जनरल विजुअल अफरेंट्स को और स्पेशल विजुअल अफरेंट्स को। स्पेशल विजुअल अफरेंट का मतलब वही है टेस्ट सेंसेशन, और जनरल विजुअल अफरेंट का मतलब और भी सेंसेशन कोई मतलब फेरेंक्स वगैरह से भी आ रहे होते हैं, टच, पेन, टेम्परेचर के भी तो आ रहे होते हैं ना माउथ से। अच्छा, फिर ये हमारे पास 7th 9th 10th नर्व्स कैरी कर रहे होते हैं। इन अल्जाइमर डिजीज़ है इन्वॉल्व एरिया ऑफ द ब्रेन, कौन सा एरिया? एंटोराइनल कॉर्टेक्स। अच्छा, ये अभी अगर आपको समझ नहीं आया है, फिर दोबारा कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर में मैं दोबारा आपको समझाऊंगा कि हर नर्व के अंदर फाइबर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, किसी में एक तरह के होते हैं, किसी में 2-3 टाइप के होते हैं। क्रेनियल नर्व्स फिर आपको डिटेल से दोबारा समझा दूंगा मैं, उसमें ये तमाम फाइबर्स भी समझाऊंगा कि किस किस में कौन कौन से टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड सप्लाई ऑफ ट्राइस्टेरिया कौन है? मिडल सेरिब्रल आर्टरी है।
फिर है कंटेंट ऑफ इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर क्या है, डी है इसमें। जाइगोमेटिक नर्व इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास हो रहा है और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से कौन सा नर्व था, ऑप्थेल्मिक नर्व था। ये आपने याद रखने होते हैं। टू ऑर्बिटल आर्टरीज जॉइंट टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी, इसको मैंने आपको बताया था। और इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो रहे हैं ना, ये वर्टिब्रल आर्टरी है, ये अगला वर्टिब्रल एक तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं। अगर ये पूछते बेसिलर आर्टरी अगर नीचे की तरफ जाके क्या हो रहा है, दो वर्टिब्रल आर्टरीज बना रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं वो दो में डिवाइड हो रहा है, दूर जा रहा है ना वर्टिब्रल आर्टरीज में, तो डाइवर्जेंट आप कहते हैं। रिगार्डिंग, लेकिन वो वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये असल में ये ब्लड नीचे से आ रहा है ना, तो पहले ये वाले आर्टरीज बन रहे हैं, वो ऊपर बन रहा है। किसी और एरिया में, बॉडी के किसी और एरिया में मिसाल के तौर पर ब्लड सप्लाई आ रही है एक आर्टरी से, फिर वो जाके डिवाइड हो रहा है दो में, तो उसको हम लोग डाइवर्जेंट कहेंगे। रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटरी मेटस ट्रैक इज, तो इंटरनल ऑडिटरी मेटस के बारे में क्या ट्रू है, तो वो यही है कि उसमें पासिस थ्रू इट फेशियल एंड वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, तो उससे 7th और 8th क्रेनियल नर्व, मतलब फेशियल और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व पास हो रहा है। अच्छा, फिर पोस्टीरियर, अच्छा इंटरनल ऑडिटरी मेटस के और भी कई नाम है, इंटरनल अकोस्टिक मेटस भी कहते हैं उसको, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, या इंटरनल अकोस्टिक कैनाल भी कहते हैं, ये सारे आपने याद रखने हैं टर्म्स। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के टेस्ट पाथवेज इन्वॉल्व्स देखिए क्या, टेक्टस सैलेटोर, ये सभी आपको पढ़ाया था कि 9th नर्व उसको कैरी कर रहा है पोस्टीरियर 1/3 का, लेकिन सबसे पोस्टीरियर मोस्ट छोटा सा पार्ट है, उसको 10th नर्व भी कैरी कर रहा होता है टेस्ट वहाँ से, तो वो दोनों नर्व्स ले जा रहे होते हैं कहाँ पे, टेक्टस सैलेटोरियस के पास टेस्ट सेंसेशन को। ब्रॉडबैंड एरिया 43 फाउंड इन, ये कहाँ पे होता है, और टेस्ट के लिए होता है इसका फंक्शन, ब्रॉडबैंड एरिया 43 का। मेलानिन इज फाउंड इन, मेलानिन कहाँ पे होता है, आयरस में होता है, आपको पता है ये हमारे पास क्या होता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन पिगमेंट होता है, और ये स्किन में भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्किन नहीं दिया हुआ, तो आयरस में। राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन काजेज विजन लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा, सी है इसका आंसर। राइट नेजल फील्ड लॉस होगा, लेफ्ट टेम्पोरल, ये भी मैंने आपको पहले समझाया था कि ये इस तरह से है कि ये फॉर एग्जांपल ये एक आई है, ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है। अब राइट आई से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं लेटरल साइड से ना, वो यहाँ पर आते हैं और इसी साइड पे मूव करते हैं, और ये राइट आई के जो ये लेटरल टेम्पोरल फाइबर्स हैं, ये कैरी कर रहे होते हैं किसको, नेज़ल फील्ड को, और राइट आई के जो नेज़ल फाइबर्स होते हैं वो यहाँ से जाते हैं, वो ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, और इसी तरह से इसके जो हमारे पास लेटरल फाइबर्स होते हैं वो सेम साइड पे मूव करते हैं, लेकिन इसके जो नेज़ल फाइबर्स होते हैं वो यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। तो अब ये राइट ऑप्टिक ट्रैक जब लॉस हो रहा है तो इसमें राइट साइड का क्या है, लेटरल फाइबर या टेम्पोरल फाइबर्स लॉस हो रहे हैं, और लेफ्ट साइड के नेज़ल फाइबर्स। अब राइट साइड का जो टेम्पोरल फाइबर है वो राइट के नेज़ल विजन को, नेज़ल फील्ड के विजन को कैरी करता है, और लेफ़्ट का जो नेज़ल है, लेफ़्ट का जो ये नेज़ल है ये क्या है, लेफ़्ट के टेम्पोरल फील्ड को कैरी कर रहा था, क्योंकि अपोजिट फील्ड को कैरी कर रहे होते हैं फाइबर्स, तो इस वजह से क्या है, जब राइट ऑप्टिक ट्रैक लॉस हो रहा है तो उसमें लेफ्ट साइड का टेम्पोरल फील्ड लॉस होगा, राइट साइड का नेज़ल फील्ड लॉस होगा। अगर फाइबर्स का पूछें कि राइट ऑप्टिक ट्रैक लॉस हो रहा है, फाइबर्स कौन से लॉस हो रहे हैं, तो राइट के टेम्पोरल फाइबर्स और लेफ्ट के नेज़ल फाइबर्स, लेकिन विजुअल फील्ड का अगर पूछें तो वो अपोजिट है। ये आपको समझाए थे मैंने बार बार, विजुअल पाथवेज में भी डिटेल से समझाया, ये सब कुछ आप देख सकते हैं वहाँ से। तो इसका आंसर सी है, राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन काजेज राइट टेम्पोरल एंड लेफ्ट नेजल फाइबर लॉस, लेकिन विजन लॉस का अगर पूछें तो वो अपोजिट है, राइट का नेजल एंड लेफ्ट टेम्पोरल विजन लॉस है। और राइट ऑप्टिक ट्रैक जब लॉस हो रहा है तो उसमें अगर कंडीशन को क्या कहते हैं, लेफ्ट होमोनाइमस हेमिनोप्सिया। तो ये देखें यहाँ पर इसने कहा है कि फाइबर लॉस और विजन लॉस आर सेपरेट थिंग्स, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। राइट साइडेड पैरालिसिस है एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन है, टंग डिविएटेड टू द लेफ्ट है, लीजन इज इन, ये कहाँ पे, सी है, मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला। अच्छा, इधर एक बात याद रखें कि यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि टंग डिविएट हुआ है लेफ्ट साइड पे। अब टंग डिविएट हुआ इसका मतलब हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हुआ है। हाइपोग्लोसल नर्व आपको पता है कहाँ पे, उसका न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो मेडुला में होता है, पॉन्ज में तो नहीं होता, तो इसका मतलब मेडुला डैमेज हो रहा है, इस वजह से टंग डिविएट हो रहा है। और साथ में उसने कहा लॉस ऑफ वाइब्रेशंस हुए, और अब वाइब्रेशंस को कौन कैरी कर रहा था, डार्सल कॉलम का कैरी कर रहा था। डार्सल कॉलम जब लोअर मेडुला से ऊपर आता है तो वहाँ पर मीडियल लेमिनिस्कस बनाता है, और मीडियल लेमिनिस्कस फाइन टच वाइब्रेशन प्रोप्रिसेप्शन को कैरी कर रहा है, इसका मतलब मीडियल लेमिनिस्कस भी। अब मीडियल लेमिनिस्कस को भी मीडियल लेमिनिस्कस इस वजह से कह रहे हैं कि वो मीडियल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम से पास हो रहा होता है, तो इससे आपको याद हुआ कि मीडियल पार्ट डैमेज हुआ है, और टंग से आपको पता चल जाएगा कि मेडुला डैमेज हुआ है। तो मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला जब डैमेज होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। तो ये सिंपली आपको याद हो सकता है।
और इसमें आर्टरी, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में आर्टरी कौन सा डैमेज हो रहा था, तो आर्टरी हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज होता है, ये भी पूछते हैं। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में आर्टरी कौन सा था, पाइका था, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम में कौन सा आर्टरी था, आइका था, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सेरिबेलर, ठीक है। और मीडियल पोंटाइन, पोंस का अगर मीडियल पार्ट, मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम में पर क्या थे, बेजिलर आर्टरी था, या फिर आप कहेंगे पैरामेडियन ब्रांचेज ऑफ बेजिलर आर्टरी। तो ये सारे आपने याद रखने हैं। और मिड ब्रेन सिंड्रोम में, मिड ब्रेन अगर डैमेज हो रहा है, कौन सा आर्टरी डैमेज हो रहा है, तो मिड ब्रेन सिंड्रोम होगा, तो वो था पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वो सेरिब्रल है, सेरिब्रल वाला है। और ये नीचे जो हम पढ़ रहे हैं ये सेरिब्रल नहीं, ये सेरिबेलर है। फिर हमारे पास है फीमेल प्रेजेंट है विद वीकनेस इन लेग्स है अपॉन एमआरआई, बायलैटरल इन्फार्क्ट है इन फ्रंटल लोब्स है, ट्रैक्स इन्वॉल्व विल बी कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है। फीमेल की क्या है, वीकनेस है दोनों लेग्स में ना, जब दोनों लेग्स में वीकनेस है और एमआरआई के ऊपर बायलैटरल इन्फार्क्ट है फ्रंटल लोब्स में, तो फ्रंटल लोब्स में जब बायलैटरल इन्फार्क्ट है मतलब क्या हुआ, फ्रंटल लोब में कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक होते हैं ना, तो वो डैमेज हुए हैं, उसकी वजह से वीकनेस है लेग्स के अंदर, तो इसका आंसर होगा कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है। पेशेंट है ड्यूरिंग आरटीए सस्टेंड सेक्रल इंजरी, सेक्रल पार्ट अगर डैमेज हुआ है इज प्रेजेंटेड विद ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, यह भी पहले आपको समझाया था कि अगर सेक्रल रीजन या बिलो द सेक्रल रीजन डैमेज होगा तो उसको कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, और उसमें पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है। तो इंजरी एबव सेक्रल सेगमेंट अगर होगा तो वो सिम्पथेटिक डैमेज है, उसको कहते हैं स्पास्टिक ब्लैडर, ऑटोमेटिक ब्लैडर या अर्ज इनकॉन्टिनेंस। और सेक्रल सेगमेंट पे अगर होगा तो उसको एटोनिक ब्लैडर या ऑटोनोमस ब्लैडर या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ये बार बार कई लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया है, इस वजह से जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। अच्छा, एक बात याद रखें, तो आप लोगों ने जब सुनने हैं तो आप सीक्वेंस के साथ सुनें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पिछले लेक्चर से रिलेटेड होते हैं, तो पिछले लेक्चर में पिछले टॉपिक्स में वो चीज़ मैंने समझाई होती है डिटेल से, इस वजह से उसको फिर मैं दोबारा बहुत डिटेल से नहीं समझाता, फिर हो सकता है अगर आप डायरेक्ट ये सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, इस वजह से आप पीछे वाले तमाम लेक्चर सीक्वेंस के साथ सुना करें। अ पेशेंट वेंट टू प्रोस्थोडेंटिक्स, इट डिड नॉट फिट इन हिज माउथ, सो ही वाज रिफर्ड टू अ डॉक्टर, ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स है। अब प्रोस्थोडेंटिक्स के पास गया लेकिन उसका वो फिट नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या है, उसको रिजिडिटी और ट्रेमर स्टार्ट हो गए, रेस्टिंग ट्रेमर्स, और रिजिडिटी और रेस्टिंग ट्रेमर आपको पता है पार्किंसन डिजीज़ की हमारे पास पहचान है। और पार्किंसन डिजीज़ कब होता है, जब सब्स्टेंशिया नाइग्रा के डोपामिनर्जिक पाथवेज डैमेज होते हैं, तो यहाँ पर क्या है आइट्रोजेनिक हुआ है ना, प्रोस्थोडेंटिक्स की वजह से हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है, सब्स्टेंशिया नाइग्रा, उसी की वजह से ना पार्किंसन वाले डिजीज़ या सिम्टम्स अपेयर हुए हैं। आफ्टर गन शॉट इंजरी टू लोअर बैक है, लोअर बैक को गन शॉट इंजरी हुई है, पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ कंट्रालैटरल पेन सेंसेशन बट इंटेक्ट टेम्परेचर सेंसेशन, व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस, इसका आंसर है सेक्शन ऑफ डॉर्सल रूट S1। अच्छा, ये भी पिछले एक लेक्चर में मैंने समझाया था, अभी दोबारा समझाता हूँ। अब पेन तो लॉस है लेकिन टेम्परेचर उसका क्या है, टेम्परेचर इंटेक्ट है। अब पेन और टेम्परेचर दोनों को कैरी कर रहा था लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, अब इसने हमें कन्फ्यूज कर दिया, अगर वो कहता पेन और टेम्परेचर दोनों लॉस है तो हम कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ और कह रहा है, तो अब मैं समझाता हूँ ये किस तरह से। ये है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये डार्सल हार्न है, ये हमारे पास क्या है, वेंट्रल हार्न है। अब ये डार्सल हार्न के अंदर आ रहा है, इसको हम कह रहे होते हैं, ये सेंसरी फाइबर्स जो आते हैं इनको हम कहते हैं डार्सल रूट। अब ये डार्सल रूट यहाँ आ गया, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ से फाइबर्स जाते हैं अपोजिट साइड के लेटरल, इस तरह ये इस तरह से मूव कर रहे होते हैं ना। अब क्या है, एक फाइबर नहीं होता, कई फाइबर होते हैं, कुछ पेन के लिए, कुछ टेम्परेचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाला पेन के लिए, ये नीचे वाला टेम्परेचर के लिए। तो अब वो कह रहे हैं पेन तो लॉस है लेकिन टेम्परेचर इंटेक्ट है। अब मैं समझाता हूँ किस तरह से इंटेक्ट है। अब ये डार्सल रूट है, अब ये डार्सल रूट है और ये डार्सल हार्न है। अब डार्सल रूट अगर कंप्लीट डैमेज होता, या फिर वो कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज है, तो हम कहते हैं पेन और टेम्परेचर दोनों लॉस हो गए। लेकिन क्या है, वो कह रहे हैं पेन तो लॉस है लेकिन टेम्परेचर लॉस नहीं है, तो इसका मतलब कि डार्सल रूट के अंदर सिर्फ पेन वाले फाइबर्स डैमेज हुए हैं, ये वाला हिस्सा डैमेज हुआ है, लेकिन जो टेम्परेचर वाले फाइबर्स हैं वो डैमेज नहीं हुए। सेक्शन का मतलब उसका कुछ पार्ट, पूरा नहीं। तो डार्सल रूट का सेक्शन हुआ है, उसका कुछ पार्ट डैमेज हुआ है, कुछ पार्ट रह गया है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या है। और ये ज़्यादातर हमारे पास ये सेक्शन ऑफ डार्सल रूट ये कहाँ पे होता है, वैसे तो अगर डैमेज होगा ज़्यादातर डार्सल रूट सारा डैमेज होता है, लेकिन क्या है S1 के एरिया पे हमारे पास का अगर डैमेज होगा तो क्या है, कभी कभार उसका सिर्फ एक हिस्सा डैमेज होता है और क्या होता है, दूसरा हिस्सा रह जाता है। इस वजह से पेन लॉस हो गया, टेम्परेचर वाले रह गए, इसको कहते हैं सेक्शन ऑफ डार्सल रूट S1। ये आपको समझ आ गई होगी। फिर हमारे पास आगे है
ब्रोकाज एरिया ऑफ स्पीच इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बार बार हमने पढ़ा है। इन्फीरियर गायरस ऑफ फ्रंटल लोब है, ये सेंट्रल सर्कस है। सेंट्रल सर्कस से आगे जो गायरस होता है उसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल, मतलब सेंट्रल सर्कस से आगे, प्री का मतलब आगे, प्री सेंट्रल गायरस इसको कह रहे हैं। और ये फ्रंटल लोब का पार्ट है। और फ्रंटल लोब का कौन सा पार्ट है? फ्रंटल लोब का इन्फीरियर गायरस है। तो इसके अंदर फिर प्रेजेंट होता है क्या? ब्रोकाज एरिया, और होता भी लेटरली यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और जो वर्निकीज एरिया होता है वो यहाँ पर, वो फिर पोस्ट सेंट्रल गायरस में। अब ये जो है इसको हम कह रहे हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस, जो कि कहाँ पे होता है? पैराइटल लोब में होता है। और यहाँ पर फिर टेम्पोरल लोब होता है। टेम्पोरल लोब के इस एरिया में फिर वर्निकीज एरिया होता है। फिर रेगुलर नी जर्क इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, यहाँ पर सी मोर देन ए, ये इसी तरह से आपने याद रखने होते हैं सीक्वेंस। सेरिबेलर डिजीज़, पेंडुलर नी जर्क क्या है? सेरिबेलर डिजीज़ में होता है, मतलब पेंडुलम के ऊपर जब हम रिफ्लेक्स चेक कर रहे होते हैं, नी के ऊपर, नी के ऊपर जब हम वो मारते हैं हैमर, तो उसका हमारे पास क्या है? उसका नी जो है इस तरह से पेंडुलम की तरह वो ऑसिलेट करता रहेगा, उसको कहते हैं पेंडुलर नी जर्क। और ये मोस्ट कॉमनली किस में होता है? सेरिबेलर डिजीज़ में। अब ऑप्शन में अगर ये नहीं होगा तो फिर आपने अपर मोटर न्यूरॉन लीजन करेक्ट करना है। पेशेंट हैविंग राइट साइडेड वीकनेस है, पेशेंट को राइट साइडेड वीकनेस है एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन है, और साथ में सेंस, वाइब्रेशन सेंस है, और टंग डिवेटेड टू लेफ्ट साइड है। ये अभी भी हमने पढ़ा था कि मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला डैमेज हुआ है, इसको कहते हैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है। तो और इसमें स्पाइनल आर्टरी, अभी ये पूछ रहे हैं कि कौन सा आर्टरी है? ये स्पाइनल आर्टरी डैमेज हुआ है। पहले इन्होंने पूछा था कंडीशन कौन सा है। तो देखें इस तरह से आते हैं, इस टाइम आपको मुख्तलिफ टाइप से आ सकते हैं, आपने सारा नॉलेज उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करना होता है। मेजर आर्टरी इंटरिंग स्कल, देखिए कंट्रालैटरल पैरालिसिस क्या है? अपर एंड लोअर लिम्ब का हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक हैं जो कि मेडुला के अपोजिट साइड पे, मेडुला से पास हो गए, लोअर मेडुला में अपोजिट साइड पे जाते हैं। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। अच्छा, कंट्रालैटरल प्रोप्रियोसेप्शन वो हमारे पास क्या है? लॉस हो गए हैं, क्योंकि डार्सल कॉलम वाले पाथवे लॉस हो गए। एप्सिलैटरल हाइपोग्लोसल डिस्फंक्शन है, टंग डिविएट टू एप्सिलैटरल ही है, इसी तरह है। अब यहाँ पर टंग डिविएट हुआ है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड का हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हो रहा है, और लेफ्ट साइड के कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी लेफ्ट साइड के डैमेज हो रहे हैं। लेकिन लेफ्ट साइड के कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या कर रहे थे? राइट साइड ऑफ द बॉडी के मसल्स को कंट्रोल कर रहे थे। इस वजह से राइट साइड का वीकनेस है, लॉस ऑफ वाइब्रेशन में, वो भी राइट साइड का है। लेकिन टंग डिविएट हुआ है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि एप्सिलैटरल टंग डिविएशन होती है। मेजर आर्टरी इंटरिंग द स्कल एंड सप्लाइंग होल ब्रेन है, तो इसमें हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी भी तो मेजर आर्टरी है, लेकिन वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर बेसिलर आर्टरी बना रहे होते हैं ना, तो इस वजह से। अब कैरोटिड इसमें इस वजह से नहीं लगाते क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होता है ना, सिर्फ कैरोटिड नहीं होता। तो अगर इंटरनल कैरोटिड होता तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते थे। लॉस ऑफ क्रूड टच एंड प्रेशर इज ड्यू टू लीजन ऑफ विच ट्रैक। अब क्रूड टच है मतलब, और प्रेशर है, ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था। अच्छा, विच ट्रैक कैरी कर रहा है? डोर्सल कॉलम है, एंटीरियर स्पाइनल, हाँ यही है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है। पोस्टीरियर और डोर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस पाथवे वो तो प्रोप्रियोसेप्शन को कैरी करता है, लेकिन जो एंटीरियर कॉलम होता है वो क्रूड टच है और प्रेशर है, और साथ में इचिंग और सेक्सुअल सेंसेशन को भी कैरी कर रहा होता है। अच्छा, वाइब्रेशन सेंस, फाइन टच है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, पोजीशन की सेंसेशन है, और प्रोप्रियोसेप्शन, ये सारे डार्सल कॉलम के काम है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, क्रूड टच है, प्रेशर है और इचिंग है, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी कर रहा था पेन और टेम्परेचर को। विच लीजन विल काज कंप्लीट, कौन सा लीजन कंप्लीट ब्लाइंडनेस काज करता है? वो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? कंप्लीट ब्लाइंडनेस काज करता है। उसके बाद है रिगार्डिंग टिपिकल स्पाइनल नर्व है। टिपिकल स्पाइनल नर्व क्या है? इस फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में बन रहा होता है। दो वर्टिब्रीज के दरमियान जो फोरामिना होता है ना, वहाँ पर हमारे पास स्पाइनल नर्व बनता है इस तरह से ना। अब एक वर्टिब्री है, फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिब्री है, उसके ये इस तरह से ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, उस ट्रांसवर्स प्रोसेस में इस तरह से ये क्या होता है, इस तरह से होता है। ये अगला, इसके नीचे ये समझे, फिर हमारे पास अगला वर्टिब्री है, उस वर्टिब्री के इस तरह से उसमें भी इस तरह से ये फोरामिना होता है, ये फोरामिना होता है, फोरामिना। अब यहाँ से नर्व जो है ये इंटरवर्टिब्रल, दो वर्टिब्री के दरमियान जो फोरामिना है उसी से पास होके वो बन रहा होता है। अच्छा, यही ये बता रहा है। अच्छा, मिनिमम एयर ब्लड बैरियर इज फाउंड बाय टाइप 2 न्यूमेसाइड सेलुलर मैक्रोफेजेस है, पोर्स ऑफ कॉन्स हैं।
अब ये कहाँ पे होते हैं पोर्स? आप कौन से दो अल्विलाई के दरमियान होते हैं पोर्स होते हैं, वहाँ से एयर ब्लड बैरियर हमारे पास मिनिमम होता है, एक अल्विलाई से दूसरे अल्विलाई में वहाँ पर एयर इंटर हो सकता है। तो ये आज का टॉपिक था, बहुत लेंथी हो गया, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वो जो विज़रल और सोमेटिक अफरेंट इफरेंट वगैरह है, उसके लिए मैं कल एक लेक्चर बनाऊंगा, डिटेल से आपको समझाऊंगा, सारे क्रेनियल नर्व्स आपको पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि किस क्रेनियल नर्व में सोमेटिक फाइबर्स हैं और इफरेंट फाइबर्स हैं और किस में विज़रल फाइबर्स हैं और अफरेंट या इफरेंट हैं, और स्पेशल फाइबर्स, स्पेशल अफरेंट और इफरेंट किस में होते हैं। तो थैंक यू, आज इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।